Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACA. आज वेडनेसडे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 33। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है क्लासिफिकेशन of elements and periodicity in properties। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, यहां से नॉर्मली ये रिकॉर्डेड क्लास जो आप देख रहे हैं, ये तो एज इट इज उसी टाइम पर आएगी जिस टाइम पर आ रही थी। होमवर्क भी वैसे ही आएगा जैसे अपलोड हो रहा था। आपको होमवर्क भी वैसे ही अपलोड करना है जैसे आप करते आ रहे थे, डाउट वैसे ही पूछना है, पूछते आ रहे थे, टेस्ट भी वैसे ही देना है। चैप्टर नंबर 3 आज से हमने क्या किया है, लाइव क्लास का ऑप्शन भी रखा है। 11 बजे, आज वेडनेसडे 11 बजे से मेरी लाइव क्लास होगी। 11 बजे से लेकर 11:30, 11:40, 11:45 तक 40-45 मिनट की जो लाइव क्लासेज है वो आज से आप ले सकते हैं। जिस दिन जो रिकॉर्डेड क्लास होगी उसी कंटेंट पे हम लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो आप दोनों ऑप्शन है, या तो लाइव में पढ़ सकते हैं या रिकॉर्डेड में पढ़ सकते हैं। आपको यदि रिकॉर्डेड क्लास समझ में आ रही है तो आप रिकॉर्डेड में पढ़िए। आपको लाइव सेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप लाइव सेक्शन पर जाइए, अपना रिटर्न वर्क कीजिए और अपनी क्लास अपलोड कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शन है आज से। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें अपन क्या डील करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। साइंटिस्ट ने अलग अलग एफर्ट किए हैं शुरू से लेकर अब तक। जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो एफर्ट किए हैं इसकी स्टडी आप क्लास 8th, 9th, 10th में करते आए हैं। कुछ ओवरलुक अपन आज के पूरे लेक्चर में किस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है वो पढ़ेंगे। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिजाइन हुई है, उसमें कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है, कौन से एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंड पीरियडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में हम पीरियडिसिटी पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे। हम ट्रेंड्स, कैसे ट्रेंड पढ़ेंगे, ये ट्रेंड 10th क्लास में भी था। ट्रेंड में क्या पढ़ेंगे, किसी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है, वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा। इस तरह के ट्रेंड्स हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरह का ट्रेंड रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। कहां, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एटॉमिक साइज का ट्रेंड है उसी तरह से हम अदर ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे। जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, उसका ट्रेंड कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, उसका ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसका क्या ट्रेंड होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, इन सब प्रॉपर्टीज का हम क्या पढ़ेंगे, पीरियडिसिटी पढ़ेंगे, यानी ट्रेंड पढ़ेंगे कि वो इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं। पीरियड में भी पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट चल के, और ग्रुप में भी पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम चल के। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में ही पहला ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको उठाते हैं अपन। तो व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत है। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये देखने के बाद आप बुक की रीडिंग करेंगे और उसके बाद अपने नोट्स लिखेंगे।
पहला ही हमारा क्वेश्चन है, आज हमने क्वेश्चन से शुरुआत किया है ये चैप्टर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है? तो इसको हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। एक कोई जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, मान लीजिए कोई जनरल स्टोर पर आप गए, आप कोई भी सोप खरीदने गए हैं, साबुन खरीदने गए हैं, और यदि शॉपकीपर की शॉप में, दुकानदार की दुकान में यदि जितने भी आर्टिकल्स रखे हुए हैं, जितना भी सामान उसका रखा हुआ है, यदि वो अरेंज्ड नहीं है, इधर उधर वो अस्त व्यस्त ऐसे ही यदि पड़ा हुआ है, ऐसे में आप उसके पास यदि एक साबुन खरीदने जाते हैं, तो आप यदि दुकानदार से कहते हैं एक साबुन दे दो, वो साबुन निकाल कर लाएगा व्हील साबुन, जो कपड़े धोने का साबुन है, मान लीजिए टाइड निकाल कर लाएगा, कोई सा भी साबुन कपड़े धोने का वो निकाल कर लाएगा। तो आपने कहा मैंने कपड़े धोने का नहीं, मुझे तो नहाने का साबुन चाहिए, बाथिंग सोप चाहिए। फिर वो निकाल कर लाएगा लक्स सोप निकाल कर लाएगा, मान लो। फिर आप कहेंगे मुझे लक्स नहीं चाहिए, मुझे तो लाइफ बॉय चाहिए। फिर वो लाइफ बॉय निकाल कर लाता है। फिर आप कहेंगे मुझे 20 रुपए वाला नहीं चाहिए, मुझे तो 10 रुपए वाला सोप चाहिए। फिर वो ढूंढ ढूंढ के कहीं से 10 रुपए का एक सोप लेकर आता है आपके सामने। फिर आप कहते हैं कि मुझे तो नहीं ये वाला फ्लेवर नहीं, मुझे तो इसका लेमन फ्लेवर चाहिए। फिर वो लेमन फ्लेवर ढूंढेगा, इतनी देर में उसके बाकी के जो कस्टमर्स है, जो वेटिंग में है, अभी जो लाइन लगाए वहां है काउंटर पे, उसके वो चले जाएंगे। उसके बाद क्या किया उसने सोचा कि ऐसे तो पार पड़ने वाली है नहीं। उसने क्या, अपने घर वालों को लगा के अपनी जो शॉप थी, दुकान थी, उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे उन सबको उसने अरेंज कर दिया। जितना सामान था उसने रैक बनवाई, छोटे छोटे रैक बनवा के उसने सारे सामान को क्लासीफाई कर दिया, अरेंज कर दिया। सबको अरेंज करने के बाद अब आप सोप लेने जाते हैं, उसी शॉपकीपर से आप जाके कहते हैं सोप दीजिए, तो वो इशारा करके कहता है, रेक की तरफ इशारा करके कहता है बाथिंग सोप या वॉशिंग सोप, कौन सा साबुन चाहिए? आप कहते हैं नहाने का साबुन चाहिए। बोले नहाने के सोप में 10 ब्रांड है अपने पास, लक्स है, लाइफ बॉय है, हमाम है, डव है, ये है, पियर्स है, ऐसे। आपने कहा लाइफ बॉय चाहिए। बोले लाइफ बॉय में देखो मेरे पास 5 वेराइटी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, कितने रुपए का चाहिए? बोले 10 रुपए का चाहिए। बोले 10 रुपए में मेरे पास 4 फ्लेवर है, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? ये 4 फ्लेवर में से कौन सा फ्लेवर दो? तो आपने कहा लेमन फ्लेवर दीजिए, तो उठा के लेमन फ्लेवर आपको दे देगा। इजीनेस हुई उसको। जितना भी सामान उसका दुकान में पड़ा हुआ था, उसको अरेंज करने के बाद उसको याद रखना भी आसान हुआ कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, और उसको इजीनेस हुई ग्राहकी करने में, यानी दुकानदारी करने में उसको आसानी हुई। मान लीजिए वो घर चला गया और दुकान पे अपने बच्चे को बिठा गया, मान लीजिए लंच करने वो गया है, कोई कस्टमर आता है, ऐसा सामान मांग लेता है जो उसके बच्चे को नहीं पता, छोटा है बच्चा, मान लो बच्चा फोन करके पूछता है, यदि उसकी दुकान में सारा सामान अरेंज्ड है, बच्चा पापा से पूछता है पापा एक कस्टमर है, वो ये सामान मांग रहा है, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है, तो यदि उसने अपने सामान को अरेंज किया हुआ है तो वो फोन पे भी बता सकता है कि यहाँ चौथी रेक में, 5वीं रेक में ऐसा लेफ्ट टू राइट टू ऐसा करके वहां सामान रखा हो। मतलब दुकानदार को अपनी दुकान में रखा हुआ जितना भी सामान है उसको याद रखना भी इजी हो गया। कब इजी हुआ? जब उसने अपने सारे सामान को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। सेम यही कहानी अपने यहाँ क्या कहानी है? अपने यहाँ कहानी ये है कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स जो हैं उनका नंबर बढ़ता गया। अर्ली 80s की बात करूं, 1800 की बात करूं, 80s में टोटल जो एलिमेंट्स थे वो 30-31 एलिमेंट्स ही थे सर, 30-31 एलिमेंट्स थे, जो 1856 के आसपास या 1860 के आसपास बढ़ के कितने हो गए? ऑलमोस्ट 63-64 एलिमेंट्स हो गए। ऐसे करते करते एलिमेंट्स बढ़ते गए। आज प्रेजेंट में टोटल एलिमेंट हमारे पास 114 एलिमेंट्स तो कंफर्म है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है 114 एलिमेंट्स कंफर्म है। कुछ बुक्स लिखती हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं, वो कैसे हैं? कंफर्म्ड है। 118 एलिमेंट्स कंफर्म्ड है।
जो रिसेंट एलिमेंट अभी अभी जो डिस्कवर हुए हैं, 8-10 साल 20 साल में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उनमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल है, वो लैब में तैयार किए गए हैं, वो नेचुरली नहीं मिले हमें, धरती पे नहीं मिले, वो लैब में बैठ के डिजाइन किए गए हैं। और ज्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनकी ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें नोन भी नहीं है। उस टॉपिक पर नहीं जाते। अपन ने ये कहा कि शुरू में एलिमेंट्स बहुत कम थे, जैसे दुकानदार की छोटी दुकान थी, सामान कम था, दुकान में ग्राहकी बढ़ती की दुकान बढ़ता गया, बड़ा होता गया, सामान भी ज्यादा आता गया, तो उसको सामान को याद रखना कठिन हो गया, इसलिए उसने अरेंज कर दिया। सेम कहानी अपने यहाँ, शुरू में एलिमेंट्स बहुत कम थे, 30-32 एलिमेंट्स थे, थोड़ा सा याद रखना इजी था, फिर एलिमेंट्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते 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 आज 114 एलिमेंट्स कंफर्म्ड है। कुछ बुक्स लिखती हैं 118 एलिमेंट्स है। इन 118 एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के साथ याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमें उनके क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी नीड फॉर ए क्लासिफिकेशन, हमें उनके क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो हमारे चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्लासिफाई करके उनको याद रखना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है पहले तो उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर उनको एक टेबल में अरेंज किया जाता है। इसी को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। sorting out the elements with their similar properties and to arrange them in a fixed column or in a tabularized form is known as classification of elements. Similar properties वाले elements को पहले sort out करो और उसके बाद उनको एक tabularized form में क्या कर दो, अरेंज कर दो। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एलिमेंट्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए हमें उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना क्या होता गया, डिफिकल्ट होता गया। और एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के साथ यदि इजीली लर्न करना है तो उनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। अब हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने शुरू से ही कई सारे एफर्ट्स किए हैं। हमारे सिलेबस में जो जो भी एफर्ट्स हैं अपन उनको डिस्कस करते हैं। जो पहला एफर्ट है क्लासिफिकेशन का, वो शुरुआत किया डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने। डोबेराइनर्स ने क्या किया, डोबेराइनर ने ट्राइएड बनाए सर, डोबेराइनर्स ट्राइएड पढ़ते हैं, ये पहला क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की? डोबेराइनर नाम का, जॉन डोबेराइनर नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई करना शुरू किया। डोबेराइनर ने जब ये लॉ दिया तो ये लॉ दिया उसने अर्ली 80s में लॉ दिया, शुरू के सालों में ये लॉ दिया 1800 के आसपास। तब एलिमेंट्स कितने हुआ करते थे? 31 एलिमेंट्स के अराउंड एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स थे जब डोबेराइनर ने अपना क्या दिया, ट्राइएड दिया। डोबेराइनर ने अपने ट्राइएड में क्या कहा, डोबेराइनर ने अपने ट्राइएड में ये कहा, क्या डोबेराइनर ने ये कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट is equal to average of atomic weight of other two elements present in ट्राइएड। डोबेराइनर ने ट्राइएड बनाया सर। ट्राई का मतलब होता है तीन और एड का मतलब ग्रुप। तीन एलिमेंट्स के क्या किए इसने, थ्री एलिमेंट्स के क्या किए इसने, ग्रुप बनाए। तीन एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बनाया, उसको उसने नाम दिया क्या, ट्राइएड। डोबेराइनर ने जब अपना ट्राइएड नाम का रूल दिया तब टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 31 थे। इसने ट्राइएड में क्या कहा, इसने ट्राइएड में ये कहा कि जैसे सर लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, इन तीन एलिमेंट्स का एक ट्राइएड बन गया सर, ट्राइएड।
इस ट्राइड की ये खास बात है कि इसका जो एटॉमिक वेट होता है, सोडियम यानी मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट is equal to the average of atomic weight of the other two elements present in the triad. ट्राइड में प्रेजेंट जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट है, लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है कितना 39। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों के एटॉमिक वेट का क्या होगा, एवरेज, यानी एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट कौन सा है, Na है सर। इस Na का जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट। 7 तो है लिथियम का और 39 है किसका, पोटेशियम का, और इन दोनों का एवरेज मैंने निकाल दिया तो एवरेज कितना आएगा, एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना आ रहा है, यहां से 23 आ रहा है। डोबेराइनर ने ये कहा कि इन तीन एलिमेंट्स जो हैं इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आप इन तीनों का एक स्लॉट बना दीजिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे बोले हमें तीन तीन एलिमेंट्स के ट्राइड बना के एलिमेंट्स को याद करना रहेगा और इनको याद करना इजी रहेगा। उसने कहा कि ट्राइड की एक खास बात है, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज किया जाए तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट हमारे पास आएगा, और उसने एग्जांपल भी दिया। लेकिन डोबेराइनर की सबसे बड़ी कमी ये रही, डोबेराइनर की लिमिटेशन ये रही, ये लॉ ज्यादा चल नहीं चला। इसकी लिमिटेशंस क्या रही, इसकी एक ही लिमिटेशन रही कि उस समय जब डोबेराइनर ने अपना ट्राइड दिया था, एलिमेंट्स अराउंड 30 थे, 30 के आसपास एलिमेंट थे, लगभग 31 एलिमेंट्स उस समय थे, लेकिन उसने केवल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। मतलब जिस तरह से ये ट्राइड दिया है इस तरह से इसने 2 ट्राइड और डिस्कवर किए। टोटल इसने जो ट्राइड डिस्कवर किए वो कितने, 1 2 और 3 ट्राइड को डिस्कवर कर पाया, और एक ट्राइड में 3 एलिमेंट यदि अरेंज किए गए तो टोटल उसने 9 एलिमेंट्स को तो अरेंज किया, बट अदर 22 एलिमेंट्स को उसने अरेंज नहीं किया। इसलिए डोबेराइनर की सबसे बड़ी कमी ये बनी, he was not able to classify all the elements known at that time. उस समय जितने एलिमेंट्स हुआ करते थे उन एलिमेंट्स को डोबेराइनर ने क्या किया, क्लासिफाई नहीं किया। केवल वो 3 ट्राइड डिस्कवर कर पाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 एलिमेंट्स का उसने दूसरा ट्राइड फाइंड किया। Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नाम से तीसरा उसने ट्राइड क्या किया, डिस्कवर किया। मतलब वो केवल 3 ट्राइड डिस्कवर कर पाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का पहला ट्राइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का दूसरा ट्राइड, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का तीसरा ट्राइड। उसने केवल 3 ट्राइड डिस्कवर किए। बाकी के बचे हुए जो 22 एलिमेंट्स है उसके बारे में डोबेराइनर ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए डोबेराइनर का ये लॉ ज्यादा नहीं चला। लोगों ने ये कहा कि एलिमेंट्स 31 थे, इनको याद रखना डिफिकल्ट था, कोई क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। पहला प्रयास किया डोबेराइनर ने, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा केवल 3 ट्राइड डिस्कवर करने में। तो लोगों ने ये कहा कि केवल 3 ट्राइड को याद रखने से क्या फायदा, बाकी के 22 एलिमेंट का क्या होगा नहीं पता। दूसरा साइंटिस्ट आता है, न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट आता है, और उसने लॉ दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम का इसने लॉ दिया। नाम से ही पता चल रहा है न्यूलैंड ने अपने लॉ में ऑक्टेव रखा। ऑक्टेव का मतलब इसने 8 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए। 8 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बना के कहा। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जब भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया जाता है, जब भी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, व्हेन
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their order of increasing atomic weight. एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो क्या होता है? तो उसने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट एर्थ एलिमेंट से कैसी होती है? सिमिलर होती है। एग्जांपल समझना, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद में बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरॉन है, बोरॉन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन है। इसके बाद में फ्लोरीन के बाद में है नियोन। उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, सोडियम था। 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम और क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। देखना, कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 20 होता है। इसने ये कहा कि जब एलिमेंट्स को व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आगे आने वाले एर्थ एलिमेंट के सिमिलर होगी। तो आठवां एलिमेंट गिन लीजिए, इसको फर्स्ट मानते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, यानी लिथियम की प्रॉपर्टी किसके समान होगी? सोडियम के। और सोडियम को फर्स्ट मानकर आठवां एलिमेंट यदि फाइंड करते हैं ना, नेक्स्ट एर्थ एलिमेंट फाइंड करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, यानी सोडियम की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? पोटेशियम की तरह। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के जैसी होगी। प्राइड दिख रहा है आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ा है क्या? न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या डोबेराइनर के ट्राइड छिपे हुए थे? आंसर इज यस। ये रहा डोबेराइनर का ट्राइड, दिखा नहीं दिखा आपको? बिल्कुल दिख गया था। इसने ये कहा कि जैसे मान लो कार्बन की प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट के सिमिलर होगी, तो कार्बन को क्या मान लो? फर्स्ट, फिर आठवां सर्च करो, नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट सर्च करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। कार्बन की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी सर? सिलिकॉन के जैसी होगी। ठीक है, समझ में आया? न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंपेयर किया गया म्यूजिकल नोट्स से। सर जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स, उसमें भी पहला नोट जो होता है वो आठवें नोट के सिमिलर होता है। कैसे समझना भाई? उसमें होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर क्या आ जाता है? सा आ जाता है। ये म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसमें सा जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है सर, इसको फर्स्ट मानते हुए आठवां एलिमेंट सर्च करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। इस सा की प्रॉपर्टी इस सा से क्या हो रही है? मैच हो रही है। Newland's law of octave was compared by the musical notes। तो ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ क्या था? ऑक्टेव था। लेकिन न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव की कई कमियां रही। न्यूलैंड ने जब अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया तब नेचर में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए थे? बढ़ गए। एलिमेंट्स हो गए थे सर 56 एलिमेंट्स हो गए थे। 31 एलिमेंट से बढ़कर ये एलिमेंट्स कितने हो गए थे? 56 हो गए थे। क्या कमियां रही? 4 मेजर लिमिटेशंस रही। 4 मुख्य कमियां क्या क्या रही उसको डिस्कस करते हैं। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस क्या क्या रही? ये 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में तो जिक्र भी नहीं है इनकी कमियों का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री है। एक बार टॉपिक स्टार्ट कर दिया, इतना सा टॉपिक अपने सिलेबस में है, नोट्स में नहीं लिखना, लेकिन आपने 10th 9th में ऐसा पढ़ा है। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या क्या रही, कमियां क्या क्या रही, उसको अपन डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं समझना है। न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव की 4 मेजर लिमिटेशंस रही।
पहली लिमिटेशन तो ये रही कि इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो करेक्ट था सर, करेक्ट अप टू कैल्शियम जिसका Z होता है 20 ओनली, यानी छोटे लाइटर एलिमेंट्स कैल्शियम तक तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव सही था बिल्कुल। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट से सिमिलर थी, लेकिन कैल्शियम के बाद ये जो एलिमेंट्स थे ये सही से क्लासिफाई नहीं की। इसने टोटल एलिमेंट्स क्लासिफाई तो कितने कर लिए, पूरे 56 कर दिए, क्योंकि इसको पता था कि डोबेराइनर इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो 30 में से केवल 9 एलिमेंट, 31 में से केवल 9 एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाया। ये उसकी सबसे बड़ी कमी रही थी। तो न्यूलैंड ने देखा कि मेरा लॉ कैल्शियम तक तो एप्लीकेबल है, पर जब मैं केवल 56 में से 20 एलिमेंट को क्लासिफाई करूंगा तो मेरा लॉ ऑफ ऑक्टेव गड़बड़ हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि आपने भी 56 में से 20 एलिमेंट ही क्लासिफाई किए। तो उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव करेक्ट था 20 तक, कैल्शियम तक तो करेक्ट था, बट उसने क्या किया, गलत सलत कैल्शियम के बाद बाकी एलिमेंट्स को भी गलत सलत क्लासिफाई कर दिया। किया उसने क्लासिफाई कितने एलिमेंट को, 56 को। दूसरी चीज उससे पूछा गया कि अभी देख डोबेराइनर के टाइम एलिमेंट है 31, तेरे टाइम एलिमेंट हो गए 56, भविष्य में और एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्या तूने यहाँ कोई जगह खाली छोड़ी है, क्या तूने इसके बाद में कोई कॉलम दिया है, क्या साइड में कोई कॉलम दिया उसके लिए। तो इसने गलत प्रिडिक्शन कर दी, इसने रॉन्ग प्रिडिक्शन ये कर दी, इसने गलत भविष्यवाणी ये कर दी, यानी इसने रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दी, रॉन्ग प्रिडिक्शन कर दी सर इसने ऑफ 56 एलिमेंट। इसने कहा कि नेचर में भी 56 एलिमेंट्स है, 56 है, 56 ही रहेंगे, 56 से आगे एलिमेंट और फर्दर डिस्कवर नहीं होंगे। जैसे ही एलिमेंट डिस्कवर होने लगे लोग पूछने लगे भाई आप तो कह रहे थे 56 एलिमेंट्स ही होंगे, ये तो 56 से ज्यादा 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एलिमेंट्स तो बढ़ते जा रहे। तो इसका लॉ क्या होने लग गया, फेल होने लग गया। तीसरा क्या हुआ, इसने कोबाल्ट और निकल जो था, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को उसने एक ही स्लॉट में अरेंज कर दिया, सेम स्लॉट में इसने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, जो कि रॉन्ग अरेंजमेंट था। यानी कहीं ना कहीं एक डिब्बा उसने ऐसा बनाया जिसमें कोबाल्ट भी लिख दिया, कोमा करके निकल भी लिख दिया। लोगों ने पूछा भाई एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट क्यों, तो इसने कहा दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बाद में पता चला दोनों की प्रॉपर्टी तो अलग है, दोनों को जगह भी कैसी मिलनी चाहिए, अलग मिलनी चाहिए। और चौथा उसने क्या किया, उसने कुछ एलिमेंट्स को उसने रॉन्गली क्लासिफाई कर दिया, रॉन्गली क्लासिफाई किया कुछ एलिमेंट्स को। जैसे एग्जांपल के तौर पर आयरन जो है ना, आयरन उसकी प्रॉपर्टीज मिलती तो थी कोबाल्ट और निकल के साथ, लेकिन उसने आयरन को रख दिया फ्लोरीन वाले ग्रुप में, यहां रख दिया उसने आयरन को, जबकि आयरन को आना चाहिए था कोबाल्ट और निकल के आसपास आना चाहिए था। यानी 4 कमियां रही, केवल कैल्शियम तक लागू था, बल्कि उसने जबरदस्ती करके 56 पूरे अरेंज कर दिए गलत सलत कैल्शियम के बाद, गलत प्रिडिक्शन की कि 56 ही रहेंगे, 56 के बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रखा, ये कह के कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बाद में पता चला दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, अलग स्लॉट मिलने चाहिए थे। और कुछ एलिमेंट को उसने गलत जगह पर रखा, जैसे आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट निकल के जैसी होती है, इनके आसपास इसको होना चाहिए था, इसको रख दिया इसने HCl के आसपास। एक चीज नोटिस की हो आपने, 2 ही लॉ पढ़ेंगे, डोबेराइनर और न्यूलैंड 2 ही पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा मेंडलीव की पीरियडिक टेबल। सबसे पहली ठीक ठाक पीरियडिक टेबल बनाई वो किसने बनाई, मेंडलीव ने बनाई। बहुत अच्छा काम उसने किया, एप्रिशिएट करेंगे अपन उसके काम को, पहले पढ़ेंगे फिर एप्रिशिएट करेंगे, ये काम करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज गौर करिए, यहाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन कुछ भी नहीं है, यानी जो नोबल गैस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 18 में पढ़े अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, वो न्यूलैंड के टाइम डिस्कवर ही नहीं हुए थे, इवन वो मेंडलीव के टाइम भी डिस्कवर नहीं हुए थे। उसका डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।